आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में पर्यावरण अध्ययन ईबीएस में प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। आपसे ईबीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन कंटेंट से जुड़े होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी यानी कि शिक्षण से जुड़े होते हैं। तो इस वीडियो में हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप जानेंगे कि आपको किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो मच्छरों द्वारा रोगों का समुच्चय है। तो पहला इसमें विकल्प दिया गया है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो आपका जो चिकनगुनिया है ये तो मच्छरों से फैलता है, लेकिन जो आपका मियादी बुखार और हैजा है ये आपका गर्मियों में जब खान पान आपका गड़बड़ हो जाता है तो खान पान से ये संबंधित रोग है, यानी कि अत्यधिक गर्मी में आपको हैजा हो जाता है। मियादी बुखार भी आपका मच्छरों से नहीं फैलता है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू ये दोनों मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन HIV एड्स आपका मच्छरों से नहीं फैलता है। HIV एड्स या एक संक्रमण रोग है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। जिस प्रकार से इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, सेम उसी प्रकार से HIV एड्स है, ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको रोग फैलता है, तो इसलिए यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो डेंगू तो इसमें मच्छरों से फैलता है, लेकिन HIV एड्स और हैजा ये मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। लास्ट ऑप्शन है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यही आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि डेंगू भी आपका मच्छरों से फैलता है, मलेरिया भी आपका मच्छरों से फैलता है और चिकनगुनिया ये भी आपका मच्छरों से फैलता है। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। तो आपको बताना है कि जो बच्चों के सहज विचार नीचे दिए गए हैं पौधों के बारे में, इन विचारों में से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। पहला ऑप्शन है आपका घास पौधा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि घास एक प्रकार का पौधा ही होता है, क्योंकि जितनी भी वनस्पति होती हैं वे सभी पौधों के अंतर्गत आती हैं। अगला ऑप्शन है आपका गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो ये भी आपका वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि गाजर और बंद गोभी वैज्ञानिक दृष्टि से आपके पौधों के अंतर्गत आते हैं। अगला ऑप्शन है आपका बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि बीज पौधों का हिस्सा होते हैं। इसमें बोला गया है कि बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए ये भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकल्प गलत है। अगला विकल्प है कुछ सब्जियां फल होती हैं, और ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो आपके फल के अंतर्गत भी आते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो इस कथन को आप किस रूप में देखेंगे। पहला आपका विकल्प है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के नहीं होते हैं। क्या सभी परिवार, भारत में जितने भी परिवार हैं उनमें सिर्फ 4 ही लोग होते हैं कि माता पिता हों और उनके 2 बच्चे हों। तो ऐसा संभव नहीं है, सभी परिवार इस प्रकार के नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है आपका सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मानव है वो जैविक प्राणी है, यानी कि ये स्पष्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जो बच्चे हैं वो जैविक हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो मानव के अंतर्गत आते हैं और मानव जैविक होते हैं, ना कि अजैविक होते हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये ऑप्शन हमारा हो जाए। अगला ऑप्शन है
सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सी और डी। तो इसमें से आपको जो राइट विकल्प मिल रहा है वो डी विकल्प मिल रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है, क्योंकि यह कथन जो ऊपर दिया गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई परिवार एकल होते हैं, कोई सामूहिक होते हैं। आप जिसमें देखते होंगे कि जो एकल परिवार होते हैं उसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन जो सामूहिक परिवार होते हैं उनमें माता पिता, उनके बच्चे और जो आपके दादा बाबा यानी कि आपकी दादी बाबा हैं वो, और आपके चाचा चाची हैं, इसको सामूहिक परिवार कहते हैं। तो परिवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस परिवार का वर्गीकरण किया गया है वो सिर्फ एक ही परिवार का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए ये परिवार के लिए कथन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। आपको लग रहा होगा कि सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आयोग ने डी विकल्प माना था, और डी विकल्प इसका सही भी है, क्योंकि आप परिवार को सिर्फ एक प्रकार से क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। आप परिवार को कई प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं कि परिवार एकल भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन इसका डी सही होगा, ना कि सी। तो राइट विकल्प इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उसके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आपको बताना है कि जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति कैसे अनुक्रिया कर रहा है? पहला ऑप्शन है आपका, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, तो इसको हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है आपका, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या बीन को सूंघ कर सांप अपना सर इधर उधर करता है? तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही है। अगला ऑप्शन है, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये ऑप्शन हो जाए। अगला ऑप्शन है आपका, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, तो उस वाद्य यंत्र की गति यानी कि मोशन को देखकर सांप जो है अपना सर इधर उधर करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सी और ए। लेकिन आप सांप के बारे में एक बात जान लीजिए, सांप जो है वो बीन की ध्वनि सुनकर अपना सर इधर उधर नहीं करता। सांप जो होता है वो कंपन के द्वारा अपना सर इधर उधर करता है, क्योंकि सांप जब सड़क पर चलता है तो जब वो इधर उधर चलता है या वो साइड से इधर उधर हो जाता है तो वो सारी जो गतिविधि है वो कंपन के द्वारा महसूस करता है, ना कि उसके कोई कान होते हैं जिससे वो कोई चीज़ सुने तो वो सुन नहीं सकता। वो हर चीज़ कंपन के द्वारा महसूस करता है, कोई भी गतिविधि हो वो कंपन के द्वारा ही महसूस करेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो गया कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो गया। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, क्योंकि आपसे एबीएस में कंटेंट और शिक्षण यानी कि पैडागोजी दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को रखा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका फाख्ता होगा, क्योंकि जो फाख्ता चिड़िया होती है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी पदार्थों में लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका आंवला, पालक और गुड़, तो इसको हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है आपका आंवला, पालक और आलू। आंवला पालक दोनों से लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन आलू से आपका नहीं मिलता, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका आंवला, आलू, टमाटर। आंवला से मिलता है लेकिन आलू और टमाटर से आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो गुड़ से तो आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन बंद गोभी और भिंडी से नहीं मिलता है।
तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, क्योंकि आंवला, पालक और गुड़ इन तीनों से आपको जो लौह तत्व है वो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घटपर्णी पौधा जिसे निफेंथीस कहते हैं, उसकी आपको प्रतिक्रिया बतानी है, यानी कि उसकी एक गतिविधि आपको बतानी है, उसकी एक विशेषता बतानी है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सी घटपर्णी पौधे की विशेषता दी गई है। तो पहला विकल्प है आपका का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो ये विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि घटपर्णी पौधों के बारे में एक बात जान लें आप कि घटपर्णी पौधा मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर उनको अपना भोजन बनाता है। ये घटपर्णी पौधों के बारे में विशेषता है। तो इस विशेषता को आप देखेंगे तो आपको सी विकल्प राइट मिल रहा है। सी विकल्प में कहा गया है कि मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसलिए आप इसको सीधे तौर पर याद रखेंगे कि जो घटपर्णी पौधा है जिसे निफेंथीस कहते हैं, वो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर उनको अपना भोजन बनाता है और उनको खा लेता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किस अधिनियम द्वारा दिया गया? यानी कि जो व्यक्ति जंगल में रह रहे हैं कम से कम 25 वर्ष से, तो उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो यह जनादेश किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? तो पहला आपका ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं तो वहाँ पर आप 1947 के पहले वाला अगर कोई भी आपको सन या डेट मिल जाती है तो आप उसको नहीं चुनेंगे, क्योंकि जो भी अधिनियम आपके पारित हुए हैं भारत सरकार के द्वारा वे सभी 1947 के बाद पारित हुए हैं। अगला ऑप्शन है आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007, और यही आपका राइट विकल्प भी है, क्योंकि इसमें 1927 दिया गया है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1947 के बाद की आपको डेट चुनना है। और लास्ट ऑप्शन जो है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, तो ये आपका जंगल से संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें राइट विकल्प आपका बी है कि जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 जो पारित हुआ है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है तो उसका उस जंगल भूमि पर अधिकार होगा, और वहाँ पर जो वस्तुएं पैदा होंगी उन पर भी उसका पूर्ण अधिकार होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या जो डिजाइन होते हैं तो वो किस कारण से होते हैं? आपको उनका कारण यानी कि रीजन बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, तो इसको हम रोके रखेंगे कि शायद ये हमारा विकल्प हो जाए। अगला ऑप्शन है आपका इनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न डिजाइन होती हैं, क्या उनसे उनकी जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल पावर होती है उसका हमें पता चलता है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी की डिजाइन जो पशुओं की त्वचा पर डिजाइन बनी होती है, क्या उस डिजाइन को देखकर हम ये आकलन लगा सकते हैं कि इस पशु में कितनी शारीरिक क्षमता है? तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है सही। अगला ऑप्शन है आपकी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्या किसी पशु के त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण जो उनकी त्वचा पर डिजाइन या पैटर्न बने होते हैं वो बालों के कारण होते हैं? तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन होगा कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। क्योंकि आप देखते भी होंगे, आप जैसे एक कुत्ते का ही उदाहरण ले लें कि आपके वहाँ जो देसी कुत्ते होते हैं उनके जो त्वचा पर पैटर्न डिजाइन होती है वो अलग होती है, लेकिन यही आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं वहाँ पर जो कुत्ते होते हैं तो उनके जो त्वचा पर पैटर्न या डिजाइन होती है वो अलग टाइप से होती है। आप देखते भी होंगे कि कुत्ते की कई प्रकार की नस्लें होती हैं, तो ये सभी नस्लें जलवायु के कारण होती हैं कि वो जिस जलवायु में रहते हैं उसी जलवायु के अनुसार उनके शरीर का आकार ढल जाता है, यानी कि उनके जो त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न डिजाइन होते हैं वो जलवायु के कारण होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर
और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, यानी कि एक टीचर है वो अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में मौजूद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका सृजनात्मक विकास करना, तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है आपका अवलोकन का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है आपका वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो तीनों बातें कही गई हैं वो पॉजिटिव हैं और तीनों बातें सही भी हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। और अगर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको उपरोक्त सभी मिल जाता है और आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टिक करें, तो आप उपरोक्त सभी को टिक करेंगे, क्योंकि 100 में से 95 केसों में ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी आंसर आपका सही होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको उपरोक्त सभी की जगह पर दिया गया होता इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा इन 3 में से विकल्प चुनते? तो आप ए विकल्प को चुनते, क्योंकि इन 3 में जो सबसे ज़्यादा सेटेबल विकल्प है फिर वो आपका ए विकल्प है। क्योंकि सीटेट में आपको वो विकल्प चुनना होता है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेटेबल है। तो जो आपका ए विकल्प है वो सबसे ज़्यादा सेटेबल है। अगर उपरोक्त सभी नहीं दिया हो गया होता, यहाँ पे निम्न में से कोई नहीं दिया गया होता लास्ट ऑप्शन, और इन 3 में से चुनना होता तो आप ए चुनते, लेकिन आप यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया गया है इसलिए आपको डी ऑप्शन चुनना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रचुर प्रयुक्त भाषा। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में भाषा प्रयुक्त होती है वो किस प्रकार से होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होती है वो परिभाषाओं पर बल देती है और औपचारिक रूप से बनाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें सीटेट के शिक्षण में नहीं चुननी है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाओं पर बल देने की बात कही गई है। अगला ऑप्शन है आपका तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो इसको हम रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है आपका बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तो इसको भी रोके रखेंगे। और अगला ऑप्शन है आपका रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसी भाषा बिल्कुल भी हम नहीं प्रयुक्त करेंगे पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चों के द्वारा समझने में कठिन हो। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपके पास अब 2 विकल्प बचे हैं, बी और सी, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो आपका सी विकल्प है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए जो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, यानी कि जो उनके आसपास का वातावरण है, उनके जो आसपास का परिवेश है, या जो दिन प्रतिदिन वो भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में उनका पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे कि आपको वो विकल्प चुनना है जिसका शैक्षिक अभिप्राय से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, तो इसको हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब रद्दी की सामग्री से हम कुछ उपयोगी वस्तु बनाएंगे तो यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है, यानी कि वो क्रिएटिव होगा और सृजनात्मक होगा। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है, लेकिन आपको नहीं वाला चुनना है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है आपका बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसका अभिप्राय है कि आप जब पुरानी या रद्दी हुई वस्तुओं का उपयोग करके कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाएंगे तो आप पुनः चक्रण कर रहे हैं, यानी कि रिसाइकिल कर रहे हैं, पुनः प्रयोग कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं और रूपांतरण कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो गया। और लास्ट विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो एक तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें जो राइट विकल्प है वो आपका ए विकल्प है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। क्या शिक्षक इसलिए रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनवा रहा है कि वो क्लास के सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी का चयन कर सके? तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने के लिए शिक्षक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो बच्चों को सृजनात्मक सोच की ओर ले जा रहा है और वो बच्चों को ये चीज़ सिखा रहा है कि हम कैसे जो
पुरानी चीज़ें हैं, जो रद्दी हुई चीज़ें हैं, उनको हम रिसाइकिल करके, रीयूज करके उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आपको बताना है कि समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन में सबसे उपयुक्त आपका उपकरण कौन सा होगा। तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है दत्त कार्य। दत्त कार्य का मतलब होता है जो सभी को कार्य दिए गए हैं उन कार्यों के आधार पर हम उनका आकलन करेंगे। अगला आपका ऑप्शन है कागज पेंसिल परीक्षण। अगला ऑप्शन है मौखिक प्रश्न और लास्ट ऑप्शन है आपका निर्धारण मापनियाँ। तो इसमें देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि समूह कार्य से, जब आप समूह में कोई कार्य करवा रहे होंगे तो उसमें आप मौखिक प्रश्न पूछ कर ही उनका आकलन कर सकते हैं, ना ही दत्त कार्य से, क्योंकि दत्त कार्य से आकलन तभी आप कर पाएंगे जब आप सभी को अलग अलग कार्य दें। और लेकिन यहाँ पे समूह कार्य की बात की गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। कागज पेंसिल परीक्षण ये भी आपका नहीं होगा और ना ही निर्धारण मापनियाँ होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मौखिक प्रश्न होगा, क्योंकि जब आप समूह में कार्य देंगे तब आप मौखिक प्रश्न पूछ कर ही बच्चों का आकलन कर सकते हैं और यही सबसे उपयुक्त विधि होगी आकलन करने की। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो कथन बताना है जो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं करते, यानी कि आपको निगेटिव वाला कथन चुनना है। तो पहला आपका ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, क्योंकि जब बच्चे आपस में बात करेंगे, आपस में बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो वे चीज़ों को जल्दी सीखेंगे और चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि इसमें आपको नहीं वाला विकल्प बताना है, वह केवल एक कथन को छोड़कर, यानी कि निगेटिव विकल्प चुनना है। इसलिए ये आपके दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये सही हैं लेकिन आपको निगेटिव बताना है, इसलिए आपके ये दोनों गलत हो गए। अगला ऑप्शन है आपका समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस ऑप्शन को आप चुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको निगेटिव वर्ड बताना है, यानी कि निगेटिव विकल्प बताना है। और इसमें कहा गया है कि जब बच्चे समूह में क्रियाकलाप करेंगे तो जो उनमें अंक उपलब्धि की जो स्थिति होगी उसमें सुधार आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है आपका प्रणोह के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो यही आपका गलत विकल्प हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्रणोह का अगर समर्थन मिले बच्चों को तो बच्चा अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकेगी। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल भी पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं करता। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। बाकी सी, ये तीनों ऑप्शन आपके ए बी सी सही हैं, इसलिए ये आपके ऑप्शन गलत हो गए और निगेटिव विकल्प पूछा जा रहा था तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसमें देखे होंगे आपने 15 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया और आपको बताया कि आप शिक्षण के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उनको आप डायरेक्ट याद करेंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन आपका 1-2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।